चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो क्लास में कि जो भाग 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है उसको समझने के लिए आज का पूरा जो क्लास होने वाला है वो एक पिलर होने वाला है। जैसे बिना अच्छे पिलर का मकान ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, ठीक उसी तरह से अगर आप आज के वीडियो क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो भाग 2 के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो यात्रियों के नजरिया हो, चाहे वो भक्ति सूफी परंपरा हो, या कोई भी चैप्टर को आप उठा करके देखेंगे तो उसका जब आप स्टडी करेंगे और आज के वीडियो क्लास को अगर बढ़िया से समझे रहेंगे तो एक तो वो टॉपिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, बोर नहीं फील करोगे। दूसरी बात ये भी होता है कि इस क्लास को अगर आप किए हुए हैं तो उसमें जब बात हम पढ़ेंगे तो फिर डेटा बढ़ाएंगे भी तो आपको लगेगा नहीं कि भाई ज्यादा लोड लग रहा है, इंटरेस्ट लगे, अच्छा लगते चला जाएगा और वो टॉपिक आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं तो अगर ये चीज आपको जानकारी नहीं होगा आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं तो फिर आपको चैप्टर में अगर डीप सोचवाएंगे, बहुत गहराई से पढ़ाएंगे तो उतनी माइंड आपको कैच नहीं कर पाएगा। तो आज का क्लास आपको खास करके जानना है, खलीफा उलीफा से संबंधित बात है और भारत पे पहले आक्रमण वगैरह है, उन सब की चर्चा आज के वीडियो क्लास में करेंगे। उन सभी से पहले सभी बच्चे को समान मानते हुए हम पहले डिस्कस कर ले अपने पाठ्यक्रम के ऊपर। तो ध्यान से सुनेंगे, 12th क्लास के जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि ये हिस्ट्री को आप ऐसे ही हल्के में ना ले कि 12th क्लास की तैयारी है। इस तैयारी को कर करके कंप्लीट ढंग से, यानी जितना एनसीईआरटी की बातें है वो और प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ एनसीईआरटी को जोड़ करके पढ़ना। अगर वैसे आप पढ़ते हैं तो चाहे आप बीपीएससी के कैंडिडेट हो, चाहे आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के हो, यानी उत्तर प्रदेश वाले भी अगर होंगे, यूपी वाले, हरियाणा वाले, सबके अपनी अपनी स्टेट पीसीएस होते हैं जहां से उसको एग्जाम को क्रैक कर करके लोग ऑफिसर अधिकारी बनते हैं। तो वैसे एग्जाम के लिए ये जो आपका एनसीईआरटी है एकदम रामबाण है, क्योंकि आपके सोच को भी बैलेंस करता है। अगर बाकी जगह पे आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को साइड करके तो सारे टीचर आपको एक पछुए पढ़ाएंगे। हर टीचर का एक अपना अपना एक थॉट होता है। हो सकता है कि किसी न किसी धर्म के प्रति झुकाव या किसी जाति के प्रति झुकाव, वो नहीं, जिस तरह के उनका सोच है उसी तरह के सोच आप में भी विकसित होगा। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, सावधानी से पढ़ेंगे तो एक तो कि आपको बड़े लेवल के ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम के लिए आप 12th में ही अभी स्टडी करेंगे तो 12th के लिए तो और बढ़िया है। और जो पीसीएस वाले बच्चे हैं उनका सबसे बढ़िया जो होता है कि जो आपका माइंड जो चेक होता है ना कि आपकी सोच कैसा है। कैसे हिंदू मुस्लिम में दंगा होंगे तो आपके बात कौन सुनेगा? अगर आप हिंदू है और हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया तो हिंदू तो आपके बात मान लेगा, उसको तो लगेगा कि ये मेरा आदमी है, मेरा अधिकारी है। लेकिन मुस्लिम को कैसे आप पे भरोसा होगा? तो उतनी जानकारी आपको होगा तब तो आप इसमें ऐसे पढ़ेंगे, जब इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी एकदम डूब करके सारे कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सिख के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो काफी सारे व्याख्यान, सभी धर्म के बारे में जानकारी लेंगे व्याख्यान के साथ। तो उसमें क्या होगा कि अगर समझा रहे हो उसी के धर्म वगैरह इस सब का इस्तेमाल करके उसमें थोड़ी सी गहराई में जा करके तो उसको लगेगा कि ये आदमी मेरा भी धर्म जानता है और फिर सिचुएशन समझने लगेंगे कि कैसे हम उसको भी बता सकते हैं। उसको भी लगेगा कि अधिकारी हमारे ही तरफ से है, ये अधिकारी हमारे ही भलाई कर रहा है, उतना भरोसा होगा तब तो वो आपकी बात को मानेगा और कितना आराम से इजी वे में आप दंगा को हटा सकते हैं। तो वैसे सोच आपको एनसीईआरटी से आ जाता है। बाकी टीचर में एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर के बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अफवाहित बातें बताते हैं कि औरंगजेब ये था, इतने हिंदू के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन जबरन कराता था। तो मुस्लिम राज में तरह तरह के ये निगेटिव थॉट और ऐसे विचार लेकर के आप कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते। जब इंटरव्यू वगैरह होगा ना, चेक उक होगा ना, एक आध दूगो आपको मामला में उलझाएंगे तो उलझ करके रहेंगे, आपकी सोच एक पछुए भागने लगेंगे। सर बात को तो यहां आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो हर चीज का पॉजिटिव भी पढ़ते हैं तो उसका नेगेटिव भी। तो ये एक तरह से ये आपको मार्गदर्शित करता है कि आपको कभी भी किसी कंडीशन में अगर किसी व्याख्यान टाइप की चीज हो तो उसमें आपको एक पछुए तर्क नहीं देना है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो एक तो कोई ऐसे शासक आएंगे जो सही भी करेंगे, कुछ चीजों में वो गलत भी है। तो ऐसा नहीं कि कोई सही है तो हमेशा सही है, कोई गलत है तो हमेशा गलत है। तो औरंगजेब को लेकर के लोग यही कहते हैं कि बड़ा ही कट्टर था, बड़ा ही क्रूर टाइप का राजा था। ऐसा नहीं, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसकी भी कुछ बड़ाइयां हैं, विशेषताएं हैं, वो भी आपको समझने के लिए बुक के अंदर से मिल जाएगा कि कैसे औरंगजेब वही मुगल बादशाह है कि एक जो है सूफी संत के अलावे में भी वो हिंदू के जो खास करके जो शैव भक्त है, शैव भक्त माने जो शिव जी को सबसे प्रमुख भगवान ईश्वर मानते हैं, तो शिव जी के भक्त को मुगल बादशाह एक मुस्लिम होकर के एक पत्र लिख रहा है। पत्र क्या लिख रहा है कि हम आपको 25 रुपए की राशि जो है वो भेंट दे रहे हैं आपको अपने वस्त्र लेने के लिए। इसके अलावा ये भी लिख रहा है औरंगजेब बादशाह खुद, उसकी औरंगजेब की जो लिखी जो बातें हैं वहां से एनसीईआरटी एविडेंस के रूप में यूज करती है। आप एनसीईआरटी के कोई भी, मेरे पास अभी नहीं है, कोई भी अभी बुक को अगर अब उठाइएगा तो किनारे कॉलम वगैरह में सबकी व्याख्यान लिखी जाती है, सभी के ग्रंथ से लेकर के एक टुकड़ियां यहां पे लगा दिए जाते हैं। तो औरंगजेब लिखता है कि आपको 25 रुपए की राशि जो है हम आपको वस्त्र लेने के लिए दे रहे हैं, और इस मुगल बादशाह से अगर किसी भी समय कभी भी किसी भी मसलों को लेकर के अगर जरूरत हो हेल्प के लिए यानी मदद के लिए तो आप हमें बेहद पत्र लिख सकते हैं। तो बताइए कि वो मुगल बादशाह मुस्लिम है और हिंदू जो धर्म के पुजारी है उसको वो पत्र लिख रहा है, कह रहा है कि आप कभी भी हमसे मदद मांग लीजिए। तो बताइए ऐसे ऐसे जब चीज पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन सब चीज आपको सोच बैलेंस करेंगे कि जितना उदार अकबर था उतना उदार जो है वो औरंगजेब नहीं था। तो जितने भी हम मिडाइवल में जितने भी संपूर्ण चीज की चर्चा करने वाले हैं, आज का ये क्लास जो है एकदम बेसिक अच्छा होने वाला है, डेमो के रूप में एक बढ़िया क्लास है, आप इसको पूरा देखेंगे। चलिए तो बेसिक से देखें, हमारा 12th क्लास का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है ये 3 भागों में विभाजित है। एक है हमारा भाग 1, अगर भाग 1 का आप स्टडी कर लेते हैं तो समझते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का आपका कंप्लीट इंडिया हिस्ट्री का आपका लगभग एंशिएंट कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर भाग 1 12th क्लास के आप बुक अगर पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री को भी देखेंगे तो 3 भागों में डिवाइड है। एक एंशिएंट हिस्ट्री जिसको प्राचीन भारत कहते हैं, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री इसको मध्यकालीन भारत कहते हैं, और तीसरा जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखेंगे आगे चल करके इस सब बिहार बीपीएससी वगैरह में भी तो आधुनिक से ज्यादा, और छोटे मोटे रेलवे वगैरह ग्रुप डी सब में अगर जीके जीएस आते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि आधुनिक छोड़ दे, हिस्ट्री में आधुनिक से आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, भाग 1 जो है ये याद रखेंगे पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री को बढ़िया से व्याख्यान के साथ कवर कराएगा 12th क्लास के एनसीईआरटी। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर अच्छी तरीके से आप समझ के पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीजों को अपनी सोच को बैलेंस के साथ, तो आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी के भाग 2 मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए, और एनसीईआरटी और विथ फैक्ट्स जिस हिसाब से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे भाग 1 जो है आपको पूरा मिल जाएंगे, और अभी इसमें हम लोग कोर्स में भाग 2 को पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए हम आज का एक बेसिक क्लास आपको दे रहे हैं कि अगर इस क्लास को अगर करके अगर आप कोर्स परचेज कर करके कोर्स को पढ़ते हैं तो आपको बहुत बाखूबी ढंग से समझ में आने वाला है। चलिए अब मेरे बातों को केवल आपको सुनते रहना है, ये ध्यान सुनेंगे। ये हो गया भाग 2 जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और भाग 3 में हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे, इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, ये याद रखेंगे आधुनिक भारत। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सबसे पहले तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्राचीन भारत कब से, मध्यकालीन भारत कब से, और भारत में आधुनिक भारत कब से। तो इसके लिए 2 डेट आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, कई टीचर भी आपको बता देंगे। एक है 712, बढ़िया से सुनेंगे, और एक है आपका 1707। 1707 ये वो डेट है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। महान मुगल बादशाह, याद रखेंगे, मुगल बादशाह एक ताकतवर, मुगलों की शान उस समय में, मुगल में बहुत ताकत थी औरंगजेब के टाइम पे, और जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाएगा उसके बाद मुगल पतन की ओर चलने लगे। माने मुगल के जो बादशाह हैं उस बादशाह में उतनी पावर नहीं थी जो औरंगजेब या औरंगजेब से पहले के शासक अकबर वगैरह इस सब में देखने को मिलता है। तो उसके बाद जब कमजोर पड़ते हैं और अंग्रेजों का बोलबाला बढ़ने लगता है तो लगभग 1707 के बाद जो है हम लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत। अब ये ध्यान सुनेंगे, और 712 अभी हम आज के जो क्लास है 712 पे ही चर्चा चलेंगे।
कैसे बुक में आपका 711 भी दे रखा है और 712 भी दे रखा है, सभी पे चर्चा करेंगे। तो 712 ये वो डेट है कि भारत में सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। 712 से पहले अगर देखेंगे तो भारत में मुस्लिम अटैक नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे जितने भी भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पे आपको राज्य मिलेंगे, सबके सब हिंदू मिलेंगे। ये सारे कुछ समझना है कि कब से क्या है। देखिए, डेट तो एक सहारा है, डेट तो एक पैमाना है इतिहास में बीते हुए घटनाओं कालखंडों को जानने के लिए, उसको मापने के लिए एक पैमाना है। अगर जिसको 712 1707 ना याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतिहास समझना है। हम तो समझने के लिए डेट लेते हैं, बशर्ते इतिहास में डेट का कोई वजूद नहीं। बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको यही लगते रहता है कि इतिहास में बड़ा डेट आता है, सर डेट बहुत याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये सब डेट किनको याद करना पड़ता है? जो छोटे छोटे एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, छोटे छोटे जो बिहार पुलिस वगैरह हो गया या यूपी पीसीएस, कोई भी स्टेट पुलिस का जो एग्जाम होता है, ये और भी अधिकारी यानी पीसीएस एग्जाम छोड़ करके बाकी जो पीसीएस वाले बच्चे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बस पीटी का एग्जाम होता है, उसमें कुछ डेट को आपको देख लेना है, महत्वपूर्ण घटना के डेट को, और बाकी निचोड़ पढ़िएगा कि कब क्या परिवर्तन हो रहा है। तो कहानी पढ़िएगा तो डेट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो ये ध्यान सुनेंगे, इतिहास में इंपॉर्टेंट होता है परिवर्तन, चेंजिंग, कब क्या परिवर्तन हुए। तो यही चीज तो बताएंगे ना कि पहले एक टाइम ऐसा रहा कि उससे पहले भारत में कहीं भी आप चले जाते, उत्तर भारत दक्षिण भारत, कोई मुस्लिम शासक नहीं मिलेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे भारत में मुस्लिम शासकों का आवागमन बढ़ते गया और लगभग क्षेत्रों पर अगर बात कर ले तो हमारे यहाँ मुस्लिम डायनेस्टी चलते थे। सभी चीज को समझाएंगे कि हमारे मुसलमानों का शासन होने के बावजूद भी शरिया क्यों नहीं लागू होता है, जो कि इस्लामिक कानून ग्रंथ है। उलेमा कहते थे कि जहां जहां मुस्लिम शासक होगा वहां वहां उलेमा की बातों को मान करके शरिया लागू करना चाहिए। लेकिन फिर भी बादशाह जो होते थे, ये सुल्तान जो होते थे भारत में, इस्लामिक कानून ग्रंथ को नहीं लागू करते थे। इस पे सारी चर्चा एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे तो करेंगे, एक एक टर्म को आपको करेंगे, घबराना नहीं है। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो इतिहास में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेट लेते हैं पैमाना के तौर पे। तो जिनको नहीं लगता है, समझ में आता है कि सर प्राचीन भारत कब से कब, आधुनिक भारत कब से कब, तो आपको दो डेट याद रखना है, बाकी पढ़ाएंगे तो ये डेट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। एक 712 और दूसरी 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल बादशाह औरंगजेब। अब ध्यान सुनेंगे, 712 ईस्वी से पहले 0 तक आ जाइए, पीछे बैक होकर करके, और 0 से पहले जितना ईसा पूर्व को ले लीजिए, 1000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, ये सारा कुछ महाजन पद मौर्य काल ईसा पूर्व में सब बीता है, शुंग वगैरह इस सब का शासन ईसा पूर्व में बीता है। ये सब आपका प्राचीन भारत में आ जाएगा। हड़प्पा के बाद आपका वैदिक वैदिक महाजनपद मौर्य मगध का उत्कर्ष, ये सब प्राचीन भारत में आ जाएंगे, जो कि हम कोर्स के अंदर पढ़ा रखे। इसके अलावा आपका शुरू होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो ये आपका शुरू होगा 712 ईस्वी के बाद, यानी एडी के बाद, याद रखिएगा। और 1707 ईस्वी से पहले के अगर बीच के समय काल की अगर बात होगा भारतीय इतिहास में, तो हम उसको समझेंगे कि भारत का ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। तो हमारा इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में बटा है। इतनी बात तो सबको समझ में आ जाएगा। 712 से पहले हम इतिहास पढ़ते हैं अपने भारत का, गुप्त काल वगैरह ये सब प्राचीन भारत है। और 712 के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण से शुरू हो जाएगी ये बातें, और दिल्ली सल्तनत, मुगल इंपायर, ये सारा कुछ डेट देखेंगे तो 1707 के पहले का है। ये सब मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। बाकी अब गांधी वगैरह के पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, उसके अलावा और बहुत सारी बातें, जैसे 1757 में प्लासी का लड़ाई पढ़ेंगे, 1800 फिर 57 की क्रांति पढ़ेंगे, ये सारा कुछ है। तो ये सब हो जाएगा आपका 1707 के बाद तो आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम समझ पाते हैं कि आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कब से कब। आप ध्यान से सुनेंगे बात को, एक बात इसी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। मुस्लिम आक्रमण से पहले भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, और मुस्लिम आक्रमण के बाद से और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले से जो भी चीज हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, जिसको हम कह सकते हैं 712 के बाद और 1707 के पहले। ये हो गया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और जब यूरोपीय कंपनियां आ जाएगी, ऐसा नहीं कि कंपनी आ जाएगी तो आधुनिक शुरू हो गया, कंपनी तो 1600 ईस्वी के बाद ही आने शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को देख लीजिए, डच है, पुर्तगाली आने शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कंपनी प्रभुत्व में भारत में कब आ रही है, कब पावर में आ रही है, इतनी पावर में कि बादशाह वगैरह से अनुमति लिए हुए व्यापार कर रहा है सब, और व्यापार अपना आराम से चला रहा है और सभी जगह रूल भी कर रहा है।
तो वो जो टाइम सब चलने लगेगा आधुनिक। आप ध्यान से सुनेंगे, हमको पढ़ाना है आपको भैया भाग 2, और भाग 2 जो आपका बुक है पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री है, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमको बढ़िया से समझने के लिए आज का जो बेसिक टर्म है वो शुरू होगा कहानी मोहम्मद पैगंबर साहब से। जो इस 11th वाले जो बच्चे होंगे उनको पढ़ लेना चाहिए था पहले ही, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ओवरव्यू हम आपको बता रहे, उतना अगर कैच कर लेंगे तो सारा कुछ सही होगा। देखिए ध्यान से सुनेंगे, सऊदी अरब का जो भाग था उधर पहले कबीला वाला इलाका है। पहले देश भी हम आपको याद करा दें, ये हमारा भारत है, इंडिया। चलिए, भारत के पड़ोसी बहुत बढ़िया प्यारा सा कंट्री पाकिस्तान। आप कह रहे हो प्यारा है सर, आपको ऐसे सोच लेके पढ़ना नहीं है, आपको मानवता को लेकर के, जहां मानवता की बात आती है वहां जात खत्म हो जाता है, वहां धर्म खत्म हो जाता है, वहां बिहार के है कि उत्तर प्रदेश के है, ये कुल भेद खत्म हो जाती है। वो भारत का है या पाकिस्तान का है, ये भी भेद खत्म हो जाता है। जहां भारत का है कि चाइना का है, ये भी भेद खत्म हो जाता है। यानी जब भी मानवता एक ऐसा शब्द है कि मानवता शब्द का आप मतलब समझ जाइएगा, संपूर्ण विश्व में आप समान नजरिया से सबको देखें। जैसे हमारा अमेरिका वाला भाई वैसे हम, जैसे पाकिस्तान है वैसे हम। तो ये सोच लेके रखना है। नहीं तो अगर ऐसे सोचोगे ना कि भारत और पाकिस्तान में भेद करने लगोगे तो तुमको बुड़बक टीचर तुमको ठगेगा, एक पछुए सोच कर आएगा, एक वो कहेगा कि मार के पाकिस्तान के ठीक कर दिए, तो तुमको खूब मजा आएगा, टीचरों के मजा आएगा, खूब मजा आएगा, लेकिन सोच गड़बड़ा जाएगा, कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो बैलेंस करके आपको पढ़ना है। चलिए ध्यान सुनेंगे, तो ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में पाकिस्तान का पड़ोसिया और ऊपर में भारत से भी आकर के लगते हैं, तो ये हमारा भी पड़ोसिया हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं अफगानिस्तान। ध्यान से सुनेंगे, पाकिस्तान का पड़ोसिया और इधर ईरान का भी ये पड़ोसिया है। भारत के भी ऊपर में आकर के आप पढ़े हो दुडंड रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इसके अलावे आज मिलेगा आगे अफगानिस्तान के आगे ईरान में आज चर्चा करेंगे चैप्टर के अंदर। मंसूर हजाज के बारे में अगर बताएंगे तो वही ईरान की चर्चा होगी। ईरान के आगे यहाँ पे एक छोटा एक देश है, इसको कहते हैं इराक। हालांकि बगल में भी एक देश है, इसको कुवैत कहते हैं। और ये रहा सऊदी अरब वाला इलाका। अब ये ध्यान सुनेंगे, यही कहानी शुरू होगा। सऊदी अरब में मक्का और मदीना दो जगह थे, और आप सब जानते हैं कि मक्का में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद पैगंबर साहेब का। शॉर्टली बता रहे हैं आपको, पढ़ा नहीं रहे इस्लाम धर्म का उदय, तो केवल रिपीट करा रहे जो पढ़े हैं। मोहम्मद पैगंबर साहेब का जन्म जो है वो कहां हुआ था, तो मक्का में, और 570 ईस्वी में बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व नहीं। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो चला वो सारा ईसा पूर्व में। अब इस्लाम धर्म की बात है तो ये हम लोग ईस्वी से देखेंगे। 570 ईस्वी में पैगंबर साहेब के अभी जन्म हुआ है, और इस्लाम जुड़ जाता है पैगंबर साहेब के। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, ये याद रखेंगे, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, चलिए, और इसके अलावे और भी आदिम वगैरह इस सब की चर्चा होता है, आदम उदम के, तो उसका हम लोग साहित्यिक विवरण नहीं मिल पाने के कारण जो मुस्लिम होंगे माफी चाहते हैं। उनको लग रहा होगा कि सर पहले आदम वगैरह आया था, हड़प्पा वगैरह पहले की बात है, तो हम आपसे माफी चाहते हैं, आपको धर्म को ठोस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, जहां से हमारा साहित्यिक विवरण मिलता है हम आपको वहीं से पढ़ाएं। ठीक है, ऐसे जो आपके समाज में जो फिजूल अफवाहित बातें होंगे, जो मौखिक रूप से किसी को सुनाया गया है और हमारे विद्वान दिग्गज विद्वान उसको नहीं मानते हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो मोहम्मद पैगंबर साहब से साहित्यिक विवरण है उसका, तो वहां से डेट को लिया जाता है। पैगंबर साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में होता है, और इसके बाद 600 याद रखेंगे 10 में उनको हीरा पहाड़ी के गुफा में उनको खुदा का संदेश मिल जाता है। खुदा का संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है, और लोगों को वो बताते हैं। इनसे पहले इधर अरब साइड के जो लोग थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, अलग अलग यहाँ उसी तरह के लोग रहते, जैसे आज अरब साइड में मुसलमान लोग रहते हैं, उसी टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर अलग थे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मुस्लिम नहीं थे तो हिंदू की तरह पहनते थे कपड़े। वो लोग अपने, देखिए, कपड़े का पहनावा उड़नावा वो कल्चर से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि आपको ये पहनना वो पहनना नहीं, कल्चर से जैसा आराम वगैरह लगे वैसा। तो कुर्ता पैजामा वगैरह ये सब कुछ ना अरब के लोग पहनते थे, चूंकि गर्म इलाका था ये पहले भी। तो ये ध्यान से सुनेंगे, ये लोग मूर्ति वगैरह ये सब पूजा पाठ करते थे। ये पैगंबर साहेब लोगों को बताएं कि खुदा का ये मैसेज है कि हमारी जो आकार है वो निराकार है, अल्लाह का कोई रूप नहीं होता है, संसार में एक ही ईश्वर है, वो कौन है, तो अल्लाह है। तो वो सारा कुछ बताते, लोगों को समझाएं, अलमा कलमा कर्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये सारा कुछ है। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग पैगंबर साहब की शुरुआती में बात भी माने और बहुत सारे पैगंबर साहब की बात नहीं माने।
कई लोग कहें कि चमत्कार करो, ये करो, तब हम जानेंगे कि हाँ भाई तुमको खुदा का जो मैसेज है वो तुम्ही को मिला है। तो वो तरह तरह की बातें जब वो पढ़ाई जाती है तब उसमें डीप पढ़ाई जाती है। बस ये समझिए कि पैगंबर साहब जो है वो आगे चल करके इस्लाम धर्म की नींव डाल देते हैं अपने जीवन काल में, और उनके बहुत सारे अरब साइड में फॉलोवर्स हो जाते हैं। वो 622 की बात है कि वो मक्का से मदीना भी चले जाते हैं, याद रखेंगे 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना चल जाते हैं, और लगभग 632 ईस्वी के बाद, बार बार ईसा पूर्व मुंह पे आ जा रहा है, आप ईस्वी समझेंगे, 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का इंतकाल हो जाता है, यानी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद सभी मुसलमानों को लग रहा था कि अब हम लोग को लीड कौन करेगा। तो एक ऐसा जो पैगंबर साहब के विचार से रूबरू हो, पैगंबर साहब जैसे लोगों को देते थे निर्देश, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उनकी शालीनता वगैरह किसी व्यक्ति के अंदर हो माने योग्यता, तो उनको मोहम्मद पैगंबर साहब का ही उत्तराधिकारी बना दे, जो हम सब लोग उनकी बात को मानेंगे। तो ऐसे ही एक पद हुआ जिस पद को कहते हैं खलीफा। ये बढ़िया से सुनेंगे, इसी पद को क्या कहते हैं, खलीफा। हालांकि जब पैगंबर साहब जब जिंदा थे तो वो एक बार रास्ते में जा रहे थे तो गदीर के मैदान में वो खड़ा हुए, और बाकी जो पीछे से उनके अनुयायी फॉलोवर्स आ रहे थे तो उनकी वो इंतजार करने लगे, और गदीर के मैदान में वो बोलते हैं कि जिसका मैं मुला हूं उसका अली मुला है। ध्यान से सुनेंगे, मोहम्मद पैगंबर साहब एक बात बोलते हैं सबको इकट्ठा कर करके कि जिसका मैं मुला हूं उसका अली मुला है। अली का मतलब वही हजरत अली, ठीक है। चलिए, जो इनके दामाद भी थे और इनके चचेरे भाई भी लगते थे। तो एक तरफ बहुत सारे लोग क्या मतभेद हो गया कि पैगंबर साहब ये कह रहे हैं कि जिसका मैं मुला हूं उसका अली मुला है, मतलब जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो एक तरह से अली के फॉलोवर्स हैं, यानी उत्तराधिकारी की बात जो है वो एक तरह से डायरेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन इनके बातों से पता चल रहा है कि हमारे जाने के बाद अगला उत्तराधिकारी अली ही बने, हजरत अली, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इसकी कुछ और भी बातें हो सकती है, इसका कथन ये हम नहीं समझ लें कि हजरत अली जो है वही उनके उत्तराधिकारी हो जाए। तो यहां पे इनके गुजरने के बाद बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अगला खलीफा वो बने जो मोहम्मद पैगंबर साहब के वंश से आते हैं। तो खास कर करके जिनको लगा कि वो गदीर वाली जो बातें हैं, गदीर के मैदान में बोले थे कि जिसका मैं मुला हूं उसका अली मुला है, तो वो कह रहे हैं कि अली को इंडिकेट करें कि अली हमारे जाने के बाद उत्तराधिकारी खलीफा बने। तो बढ़िया से समझेंगे बात को, तो वो लोग जो हैं जो अली के सपोर्ट में थे कि मोहम्मद पैगंबर साहब के गुजर जाने के बाद अली जो है वो खलीफा बने, तो उसी को हम लोग ध्यान से कहेंगे कि उसको कहते हैं सिया। उस मुसलमान को क्या कहते हैं, सिया। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद पैगंबर साहब के जाने के बाद कोई भी अगर योग्य व्यक्ति जो पैगंबर साहब के विचार से रूबरू है, अच्छा आदमी है, नेकदिल इंसान है, ठीक है, शालीनता वगैरह सारा चीज कुट के भरा है, हम लोग को निर्देश दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो वैसे कोई भी व्यक्ति को हम खलीफा बना देंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग आ गया खलीफा के पद को लेकर करके। तो जो चाहते थे कि अली जो है, याद रखेंगे, अली हजरत अली बने पैगंबर साहब के दामाद चचेरे भाई, तो उनको कहा गया वो सिया हो गए आगे चल के। और जो कहते कि कोई भी आदमी बन जाएंगे तो इनकी इस्लाम धर्म में मानने को लेकर थोड़ा सा इनमें विचार में परिवर्तन, और विचार में ही परिवर्तन तो धर्म का विभाजन है। किसी भी धर्म का विभाजन अगर देखेंगे तो वो विचार में परिवर्तन है। जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान देखेंगे तो वो विचार में परिवर्तन है। इसी से पहले हम आपको थेरीवादी महासांगिक करके पढ़ाए थे, बड़ा डीप पढ़ाए हैं हम आपको एंशिएंट वाला भाग में, वहां आप देख लीजिएगा कि वही महासांगिक कर आगे चल के महायान बना, और वही थेरीवाद जो है वो आगे चल के हीनयान बनता है। तो इसके अलावा जैन धर्म में भी आप श्वेतांबर दिगंबर जनरली पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, विचार धीरे धीरे अलग हो जाता है, लोग अलग अलग तरह से पूजे पाठ रहन सहन करने लगे। तो यहां पे क्या है कि जो चाह रहे हैं कि कोई एक योग्य पर्सन खलीफा बन सकता है, तो वो क्या कहलाया, याद रखेंगे, सिया कहलाया। और जो कहते हैं कि अली केवल बने वो क्या कहलाया, तो याद रखेंगे, सुन्नी कहलाए। एक बात और ध्यान सुनेंगे, जो अली कह रहा है वो सिया, और जो कह रहा है कोई योग्य व्यक्ति बनेगा वो सुन्नी। ये लाइनें याद रखेंगे, मिस्टेक था, ध्यान सुनेंगे। तो कोई भी खलीफा योग्य आदमी बनेगा सुन्नी, और पैगंबर साहब के रिश्तेदार ही बनेगा तो कहलाएगा आपका सिया। हालांकि शुरू अगर बात कर ले तो यहां पे मतभेद हो रहा था। अली, हजरत अली याद रखेंगे खलीफा बने, इसकी अगर बहुमत अगर देखी जाए तो मात्र 15% के आसपास में देखी जा रही थी। लेकिन कोई योग्य व्यक्ति
व्यक्ति जो है खलीफा बने इसकी प्रतिशत था 85%। इस आधार पर अगर देखा जाए तो पहला जो खलीफा हुए वो हो गए आपका अबू बकर। कई बार खलीफा जो 11th वाले बच्चे होते हैं या आप 12th बोर्ड अगर नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी पीसीएस वाले बच्चे एनसीईआरटी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनको एक याद रखना है, खलीफाओं का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला खलीफा बने अबू बकर जो कि पैगंबर साहब के कोई रिश्तेदार में से नहीं आते थे। दूसरी उमर है और तीसरा उस्मान है। यानी 3 लगातार जो खलीफा बने, ये तीनों के तीनों खलीफा जो है मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के रिश्तेदार में से नहीं थे। तो इन विचार को मानने वाले जो लोग इनके फेवर में थे वो सुन्नी ही है। याद रखिएगा कौन से मुसलमान है तो सुन्नी मुसलमान कहलाएगा। और जो अली को कहते थे कि अली उत्तराधिकारी बने, तो ये अली बने चौथे खलीफा। याद रखेंगे केमे खलीफा बने चौथे। तो आपको खलीफा का क्रम, एक अबू बकर पहले, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली। ठीक है, तो चलिए ये क्रम याद रखें। ऐसे कर करके धीरे धीरे ये जो खलीफा का पद था ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों के महान गुरु है। ध्यान सुनेंगे, खलीफा धार्मिक गुरु भी है और खलीफा जो है वो राजनीतिक मसलों पर भी अपनी राय विचार देने वाले। माने विश्व में जहां जहां मुसलमान फैला हुआ है, जहां जहां मुस्लिम लोग रहेंगे, वो सब लोग को एक तरह से लीड करने का काम कौन करेंगे? खलीफा। ठीक है, चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसा हो, कहां पे कौन शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी कुछ है, यानी वो कैसे रहेंगे, धर्म वगैरह, ये सारा कुछ, यानी खलीफा का जो पद है वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों है। अब ये कहानी ऐसे चलते चलते 632 में मोहम्मद पैगंबर साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद खलीफा का ये क्रम चलते रहा। अब आपको 711-12 का समय आ गया, ये 11-12 के समय रख करके भारतीय इतिहास में सोचना है। इस समय हुआ क्या था कि इधर श्रीलंका की तरफ से, इधर सिंध के क्षेत्रों से हो करके और इधर जो है ये कुछ गिफ्ट जो है श्रीलंका के तरफ से वो खलीफा को जाने वाले थे। ध्यान से सुनेंगे, किसको जाने वाले थे? खलीफा को। तो खलीफा को श्रीलंका से गिफ्ट जाने वाले थे। 711-12 की हम आपको बातें बता रहे हैं। उसी में होता है क्या कि इधर पाकिस्तान के साइड में ये पहले भारत का ही हिस्सा था, आज ये बट गया 47 के बाद लगी। तो पहले जिस समय की अगर हिस्टोरी हम आपको बताने वाले हैं उस समय का भारत ये है हमारा, और इधर का इलाका सिंध का इलाका था और इधर एक बंदरगाह है। याद रखेंगे, इधर तो आपका समुद्र वाला भाग है, तो इधर क्या है जी? तो इधर है आपका अरब सागर। ये अरब सागर ऐसे जा करके इधर मिल जाती है। इधर आपका क्या है? तो ये सऊदी अरबिया का भाग है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ये बंदरगाह का इलाका है और ये है आपका एक बंदरगाह पोर्ट जिसको कहते हैं देवल पोर्ट। बढ़िया सुनेंगे, इसको कहते हैं देवल पोर्ट। ये ध्यान से सुनेंगे, देवल पोर्ट है और श्रीलंका से ये गिफ्ट जो है वो जाने वाला था किसको? तो खलीफा को। और इस समय में खलीफा की बात कर ले तो खलीफा है वाजिद अली। ध्यान सुनेंगे, 711 ईस्वी की बातें बता रहे हैं। खलीफा कौन है? तो वाजिद अली। वाजिद अली को श्रीलंका से कुछ गिफ्ट जो है पानी के जहाजों पे, यानी जो नाव होते हैं उस पे भेजे जा रहे थे, लाद करके। कुछ लड़कियां भी थी सुंदर सुंदर, जो भी आप कह सकते हैं। इस पे हम नहीं चर्चा करेंगे कि उस पे क्या क्या थे, बस समझिए कि जहाज पे गिफ्ट है। लद्दाख के देवल प्रांत में जा रहा था और देवल क्षेत्रों में बंदरगाह के इलाका में कुछ इधर भारतीय जो लुटेरा थे, सिंध के लुटेरा, ये क्या किए कि जहाजों को लूट ली। जब जहाजों को लूट लिए तो यहां पर देखिए, अब ये नहीं कि जहाज लूट लिया तो बहुत सारे सोना चांदी या जो भी चीजें होंगे वो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी था कि ये खलीफा को लेकर करके जो उपहार जा रहे थे और उनके उपहार को लूट लिया जाना, ये नहीं कहने का मतलब एक तरह से शर्म की बात है, अपमान की बात है। तो इसको लेकर करके इधर ईरान साइड के, याद रखेंगे, एक शासक थे जिनका नाम मंसूर हजाज था। बढ़िया तरीके से समझिएगा बात को, क्योंकि खलीफा कहीं भी रहेंगे दुनिया में, जैसे आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो यही मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी जो खलीफा है पूरे विश्व के मुसलमानों को लीड करेंगे। तो यही आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको मालूम होगा कि 1919 में आप पढ़ते हैं कि भारत में एक खिलाफत आंदोलन चलता है। इसमें जो खास करके हमारे जो गांधी जी है वो मुसलमानों के सपोर्ट के लिए आगे भी आते हैं। ठीक है, तो शौकत अली के बारे में सब पढ़वे किए होंगे आप लोग। तो खिलाफत आंदोलन चलती रही और 1919 से चलती रही, कब तक? तो 1924 के आसपास। 1924 में देखेंगे कि उधर खलीफा का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, तब जाके हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन रुक जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन खलीफा से जुड़ा हुआ है और खलीफा जो है वो कहीं भी रहेंगे और सारे
विश्व के कहीं भी कोई शासक मुसलमान है वो सब लोग खलीफा से आकर करके आशीर्वाद प्यार वगैरह लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनेंगे। तो खलीफा को जा रहा था उपहार श्रीलंका से, रास्ते में लूट लिया गया। तो ये ईरान के एक शासक थे जिनका नाम है मंसूर हजाज, और ये एक लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं इधर सिंध का जिनका इलाका पड़ता था। उस समय सिंध के इलाका में जो शासक थे उस शासक का नाम है दाहिर सेन, याद रखेंगे शासक का नाम क्या है, तो दाहिर सेन शासक का नाम है। तो भारतीय प्रांत के क्षेत्रों के एक शासक है जिसका नाम है दाहिर सेन, और इन्हीं के क्षेत्र में ये इलाका आता था देवल वाला, और यहीं पर माल को लूट लिया गया। तो इनको लगा कि भाई ऐसे ऐसे है कि आपके क्षेत्र में कुछ लुटेरे जो है हमारे उपहार को लूट लिए गए हैं, आप पता करें और उनको दंड दें। सर बात चूंकि बड़ा समझदार होगा कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, राज्य के अंदर अगर कोई लुटेरे लूट लिए तो वो तो व्यक्तिगत मसला है। जैसे अगर हम बिहार में अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का लड़की प्यार और मोहब्बत करता है, और ओकर बाद का होता है कि बंद कमरा में लड़की के काटाकाटी हो जाता है, लड़की अगर इमोशनल है, आप खूब लड़ाई कर लिया, अब मिक्सी में एकदम पीसा पीसी हो गया, जैसे आज वायरल होते रहता है, तो बाकी लोग क्या करते हैं मीडिया वाले कि फलाने के सरकार में यहाँ जो है कि लड़कियों को काट दिया जा रहा है, हई कर दिया जा रहा है। तो सरकारें तुमको कहे गया था कि तू दोनों प्यार और मोहब्बत करो, अब ब्याह करो, तुमको सरकार ये सब काम किया। ये सब तो व्यक्तिगत चीज है, अभी चल रहा है बढ़िया, कखनी लड़ाई हो जाएगा, कखनी कौन केकरा मारा मारी कर देगा, कैसा कैसी कर देगा, कौन जाने गया। तो इसके लिए सरकार गुनहगार है, ये व्यक्तिगत मामला है। अभी ध्यान से समझिएगा बात को। तो ईरान के शासक को लगा कि हम राजा को सूचित कर देंगे और राजा अपने सिंध के देवल प्रांत में जो लुटेरे होंगे उनको पकड़ के सजा देंगे। लेकिन यहां दाहिर के तरफ से बातें हैं, अभी हम आपको फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो दोनों पहलू नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल हम आपको एक बेसिक दे रहे हैं, दोनों पहलू आपको पढ़ाएंगे बुक के अंदर में। अब ये ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ के जो शासक है दाहिर सेन इस पे एक्शन नहीं लिए, जिसपे एक्शन नहीं लेने के कारण ईरान के शासक मंसूर हजाज जो है वो एकदम फायर हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, और ये अपमान की बातें हो गई। हम तो एक उनको सूचित भी किए फिर भी एक्शन न लिए। तब यहां से एक 17 वर्ष के लड़का को, याद रखेंगे मंसूर हजाज एक 17 वर्ष के लड़का को भारत के दाहिर के क्षेत्रों पर भेजते हैं, और याद रखेंगे उसी का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। याद रखेंगे उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन कासिम, ये याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम, ये याद आपको रखना है, चूंकि आगे चल के इतिहास में मोहम्मद बिन एक एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, एक आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन का लड़का। तो आपको वो नहीं याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये 17 वर्ष का मात्र लड़का था, और ये कुछ सेना को लेकर करके और दाहिर के प्रांत में आता है, और कहते हैं कि बुरी तरह से दाहिर को पराजित करते हैं। दाहिर के और भी रिलेशनशिप के जो चचेरे भाई वगैरह थे, भतीजे वगैरह थे, सबको मार गिराया, और अंत में कहते हैं कि दाहिर को बुरी तरह से पराजित करके इन दाहिर के क्षेत्रों पर वो कब्जा कर लिया। अब इससे पहले कोई भारत में मुस्लिम अटैक नहीं हुआ है, यही वो टाइम है कि इस समय भारत में मुस्लिम अटैक हुआ है। बढ़िया से सुनेंगे, इसी टाइम में भारत में मुस्लिम अटैक हुआ है, और ये टाइम क्या है, तो अब ये टाइम में मतभेद इसी को तो समझना है। ये टाइम में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो 711 ईस्वी मिलेगा, बाकी जगह आप पढ़ेंगे तो 712 ईस्वी मिलेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे डेट में कोई मतभेद होता है तो आप यूज करिए इतिहासकार का नाम कि फलाने इतिहासकार के अनुसार ये डेट है। तो इसमें दो इतिहासकार का नाम लिखे हैं, एक है आपका बीडी जैन। बीडी जैन मानते हैं कि 711 में देवल प्रांत के क्षेत्रों में जो है से कि ये देवल का प्रांत जो है दाहिर के क्षेत्र में इधर अटैक हुआ है। दूसरी याद रखेंगे ये आपका है 712 ईस्वी, और इसको मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा ये मानते हैं कि भारत में 712 में वो अटैक हुआ है। बाकी दोनों अलग अलग एविडेंस वगैरह यूज करते हैं, जो भी चीजें होगी, लेकिन आपको शॉर्टली निचोड़ याद रखना है कि 711 बीडी जैन, 712 एच.सी. वर्मा। और सबसे ज्यादा मान्यता कौन है, आप कौन सा रटोगे, तो आपको यही रटना है 712 जो कि एच.सी. वर्मा वाले। ध्यान से सुनेंगे। तो ये 712 में ये अटैक हुआ इधर देवल प्रांत में, और ये 17 वर्ष का लौंडा सिंध के देवल क्षेत्र दाहिर का जो इलाका था दाहिर सेन का, वो जीत गया, और जीतने के बाद यहाँ पे अपने लोगों को बैठा दिया, इसको मुस्लिम क्षेत्र के शासकों, मुस्लिम क्षेत्रों में इसको शामिल कर लिया गया। याद रखेंगे अब ये सिंध का इलाका भारत में, याद रखेंगे ये जो इलाका था ये मुस्लिम क्षेत्रों में शामिल हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे भारत में अटैक शुरू हो जाएंगे और इन लोगों का क्षेत्र विस्तार शुरू हो जाएगा, और देखते देखते लगभग संपूर्ण क्षेत्रों
पर मुसलमानों का कब्जा मध्यकाल में हो जाएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत आएंगे, दिल्ली सल्तनत में बड़े बड़े रूलर्स आएंगे, राजा आएंगे, तो और जो है कि इसका विस्तार होते रहेंगे। कभी बंगाल जीता जाएगा तो कभी वारंगल जीते जाएंगे। ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे के कड़ी में। अब ये ध्यान से सुनेंगे, यही इसी टाइम में जब ये अटैक होता है तो हम आपको आगे जोड़ के पढ़ाएंगे कि जब ये आक्रमण हुआ था उसी समय भारत में, याद रखेंगे, एक मुस्लिम क्षेत्र में भारतीय जनता अदर दूसरे धर्म के लोग रहने के कारण एक टैक्स भी अदा करते थे, जिस टैक्स को कहते हैं जजिया। याद रखेंगे क्या है जजिया। ये बहुत बढ़िया सवाल आते हैं आपसे कि सबसे पहले भारत में जजिया को किसने शुरू किया। तो पहले अटैक करने वाला कौन लड़का है जी? मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में जजिया कर को लागू किया था। उसके बाद पढ़ाएंगे कि कौन शासक जजिया कर को बीच में बंद भी करते हैं, कौन शासक फिर इसको शुरू करते हैं, और जजिया कर के बारे में बढ़िया पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होंगे कि सर जजिया कर जो है वो मुस्लिम राज्य में अन्य धर्मों से लिए जाते थे, ये तो गलत है। ऐसी बात नहीं, मुसलमानों से भी लिए जाते थे, लेकिन उनका टैक्स का नाम अलग है जिसको जकात कहते हैं। और यहां तक कि आप समझ सकते हो कि जजिया में भी बेसिकली बहुत छूट दिए गए थे कि अगर कोई स्त्री है, स्त्री को तो जजिया देना नहीं चाहिए, वो हिंदू हो चाहे सिख हो, कोई धर्म के लोग हो, उससे मतलब नहीं। जजिया लड़की को नहीं देना है, जजिया बहरे को नहीं देना, लंगड़े को नहीं देना, लुल्ले को नहीं देना है, अंधे को नहीं देना है, शरीर से कोई आदमी अपंग है उसको जजिया कर नहीं देना है, कोई फकीर है जजिया कर नहीं देना है। ब्राह्मण कहा कि हमरो तो अपने मांग चांग के चलता है, तो बेचारा बादशाह मुगल वाला दिल्ली वाला ये सब कहा कि ठीक है तोरो मांग चांग के चलता है तो तोरा से नहीं लेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त है। कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। जो स्वस्थ मेंटेलिटी का है, बढ़िया कमाता है, वही जजिया देगा। समझ बात ना। तो एक तरफा आप इतिहास मत पढ़िए। फिर हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक वही आदमी है कि जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर को तहसील ही लिया। तो वहां से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो पहले जजिया कर को लागू करने वाला यही मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के देवल प्रांतों में जीत कर करके इसको मुस्लिम क्षेत्र में मिला कर करके और दाहिर को जब हराया था तो दाहिर के दो बेटी, एक का नाम है सूर्य देवी और दूसरे का नाम है निर्मला देवी, ये दोनों बेटियों को वो लाद कर करके लेके चल गया किसको भाई कि उधर खलीफा को हम भेंट देंगे। बढ़िया से सुनेंगे। जो शासक है उस शासक को हम भेंट देंगे कि दाहिर को हमने हराया और जिस तरह से हमारा माल लूट लिया, हम भी दाहिर के बेटी को लेकर के आए। अब उसके में नहीं जाएंगे कि क्या है किस नजरिया से, अभी सिंपली सोचेंगे। वहां जब वो जाता है तो होता क्या है कि दाहिर के बेटी को वो गिफ्ट देता है, तो थोड़ा सा शासक का मेंटेलिटी जो है ना वो इस लड़के के प्रति विरुद्ध हो गया। इस लड़के को लगा कि दाहिर के बेटी को लेकर के जाएंगे और उसको हराए हैं क्षेत्र को, तो शासक बड़ा खुश होंगे कि हमारा अच्छा आदमी, इसको हम भेजे और सफल हो गया, ये तो बड़ा योग्य व्यक्ति है। लेकिन मामला गड़बड़ा गया। मामला क्या गड़बड़ा गया कि दाहिर के बेटी चुगलखोरी कर दी, दाहिर के बेटी झूठे इल्जाम लगा दी इस मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर में कि रास्ते में ही हमसे बदतमीजी किया है, हमारे साथ जो है वो गलत दुर्व्यवहार किया गया है, शरीर से भी खिलवाड़ किया गया। इसको लेकर कर करके और वो जो भी शासक हो, ये खलीफा, अभी उतना डीप नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, वो इतना ज्यादा जो है इस आदमी के ऊपर में आक्रोश दिखाया कि बैला नियन होकर चमड़िया देहिया से जो है से कि अलग कर दिया। बाकी बताएंगे हम आपको। लड़की बड़ा इमोशनल होती है, उसको क्या लगा, उसको तो लगा बस हमको ये सब छोड़ देगा कि हम जूठा हो गए हैं, अब जूठा का खैबत तू, सुन बात। लेकिन यहां पर मामला देखा गया कि 17 साल के लड़का को बैला नियन बांध करके देहवा के खलवा नुचवा दिया ये आदमी शासक। तो ये लड़की एकदम लगा कि कहानी हमारे सच बोलने से वो जो है कि उसको छोड़ देगा। तो जब वो सच बोली तो ये दाहिर के भी जो बेटी है इसको भी मार दिया गया। चलो बात, ये कहानी केवल आपको समझना था 712 के टर्म को, ताकि आप 712 के ये टर्म याद रखेंगे तो पूरा मेडिवल हिस्ट्री समझने में एकदम मजा आ जाएगा। इतना डीप आपको चैप्टर के अंदर दिए हुए बात, और आप तो जानते हैं अगर पहले से जो बच्चे पढ़े हैं कि जितने चैप्टर की बात होंगे उससे ज्यादा हम आपको सोचवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब इतने अगर कोई वीडियो समझ पाए होंगे बढ़िया से क्लास को, तो आगे भाग 2 जो है बच्चे पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सभी बात को समझ में आएगा। बाकी
किसी भी तरह के राय होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मिल करके या कॉल करके आप आराम से अपने दिल की बात कह सकते हैं। आपको हिस्ट्री पढ़ने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे शेयर करेंगे, कुछ हम आपको टिप्स देंगे, उसके माध्यम से क्या होगा कि आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट और बढ़ेगा। देखो हिस्ट्री अच्छा कर लो ना तो बहुत सारे हिस्ट्री क्या है ना कि आर्ट्स के कई सब्जेक्ट को अपने में मिला लेती है, कई थॉट आपको जो है ना सोचने के लिए अलग अलग सिचुएशन में आप अगर एंशिएंट से मॉडर्न तक पढ़ लेते हैं अच्छे से तो सारा कुछ आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए तो मिलते हैं आप इस तरह से अगले वीडियो में। जो बच्चे कोर्स नहीं परचेज किए परचेज कर लेना चाहिए। नोट्स वगैरह अगर कोर्स नहीं परचेज करते हैं तो पीडीएफ नोट्स लेकर करके वीडियो लेक्चर्स किसी माध्यम से वो पढ़ करके काम चला सकते हैं। ठीक है।